नमस्ते एवरीवन। आईआईटी जेई, कैट, जैट, एसएससी सीजीएल, आरबीआई ग्रेड बी, इन सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर मैंने मैथमेटिक्स में हमेशा 90% से ज्यादा नंबर स्कोर किए हैं। 12वीं के बोर्ड्स में भी मेरे 95 नंबर थे। तो चाहे ऑब्जेक्टिव मैथ के सवालों को लगाना हो या फिर फुल लेंथ स्टेप बाय स्टेप लिख के सवालों को सॉल्व करना हो, मुझे इसमें बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट आता है। मैंने इंस्टाग्राम पे अपना एक पेज भी बना रखा है जहां पे मैं पूरे दुनिया के सबसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के सबसे डिफिकल्ट मैथ के सवालों को सॉल्व करती हूँ और मुझे इसमें बहुत ही ज्यादा खुशी होती है। अब ऐसा नहीं है कि मुझे बचपन में किसी अबास्कस के क्लास में भेजा गया था या फिर मेंटल मैथ की ट्रेनिंग दिलवाई गई थी। रेगुलर जैसे सरकारी स्कूल में पढ़ाई होती है वैसे ही मैंने अपनी पढ़ाई की और फिर 11वीं 12वीं में जब मैं अपनी आईआईटी जेई की कोचिंग करने गई तब मेरा मैथ को लेके नजरिया बिल्कुल ही बदल गया। मैंने ऐसी 3 स्ट्रैटेजीज सीखी जिस मदद से मैं हमेशा 90% से ज्यादा स्कोर कर पाती हूँ, चाहे कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। जिसमें सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है वेट। तो आप जब भी किसी सवाल को देखते हैं तो आपको पेन और पेपर उठा के डायरेक्टली उसको सॉल्व करना शुरू नहीं कर देना है। सबसे पहले आपको उस सवाल को देखना है और आपको उसको समझना है कि क्या आप उस सवाल को समझ पा रहे हैं। आपको पता चल रहा है कि कौन कौन से स्टेप होंगे और इसका फाइनल सॉल्यूशन कैसे आएगा। अब मैं ये नहीं कह रही हूं कि आपको बिना पेन एंड पेपर उठाए उस सवाल को अपने दिमाग में ही सॉल्व कर लेना है। हालांकि आपको प्रैक्टिस करनी है कि आप उस लेवल पे रीच कर सकें जहां पे आप बिना पेन उठाए ही सवालों को सॉल्व कर सकें। लेकिन अभी आपको बस स्टेप्स क्लियर होने चाहिए। अगर आपको उस सवाल के स्टेप्स क्लियर है तभी जाके आपको उसको सॉल्व करना है, वरना आप लिखना शुरू कर देंगे, आप 2-3 लाइन लिखेंगे, फिर आपको समझ में आएगा कि ये तो सवाल आगे कैसे अप्रोच करना है वो मुझे पता ही नहीं है। तो फिर आपका टाइम भी वेस्ट होगा और आप डीमोटिवेट भी होंगे। फिर आप अगले सवाल के ऊपर में बढ़ेंगे डीमोटिवेशन के साथ, तो वहां पे भी गलत होने की संभावना ज्यादा रहेगी। जब आपको पूरी क्लैरिटी हो कि स्टेप्स बाय स्टेप्स कैसे जाएंगे, फाइनल तक कैसे अप्रोच होगा, तभी जाके उस सवाल को आपको सॉल्व करना है। दूसरा, फॉर्मूला। तो जब हम ट्रिगोनोमेट्री की बात करें या फिर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की बात करें, यहाँ पे काफी सारे फॉर्मूलाज होते हैं जो कि आपको याद होने चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो आपको क्वेश्चन पेपर के अंदर में उन सवालों को नहीं पकड़ना है। अगर आप फॉर्मूलाज को डिराइव कर सकते हैं, अगर आपके फंडामेंटल्स क्लियर हैं और आप उस फॉर्मूला को अभी अपने आंखों के सामने बना सकते हैं, तब बात अलग है। लेकिन अगर आप ना उसको बना सकते हैं ना आपको याद है तो आपको ऐसे क्वेश्चंस को बिल्कुल ही स्किप कर देना है। आप उन सवालों को शुरू कर देते हैं, फिर आपको फॉर्मूला याद नहीं रहता है, आप उसका अंदाजा लगाते हैं और फिर आपके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं या फिर आपका टाइम वेस्ट हो जाता है लिखने से और फिर जो आसान सवाल थे उस पेपर के अंदर में वहां तक आप पहुंच ही नहीं पाते हैं। तो किसी भी एग्जाम के अंदर में 50% सवाल हमेशा ही आसान होते हैं, बिल्कुल ही फंडामेंटल्स के ऊपर होते हैं। लेकिन क्योंकि आप मुश्किल सवालों के अंदर में शुरू में ही फंस जाते हैं तो फिर आप बाद के आसान सवालों तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। तो हमको ऐसे चक्रों के अंदर में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। और यही से हमारी तीसरी स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट होती है जो कि है ट्रिक्स। तो आजकल हर कोचिंग क्लास के अंदर में आपको बस ट्रिक्स याद करवाए जाते हैं। अगर आप कुछ फंडामेंटल ट्रिक्स को याद कर लें तो बहुत ही अच्छी बात है। अपने फंडामेंटल्स को क्लियर करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप 9वीं 10वीं और बेस्ट केस सिनेरियो के अंदर में अगर आप 11वीं की एनसीईआरटी को कंप्लीटली सॉल्व कर लेते हैं तो आप जो उसकी थ्योरी है उसको कहीं से भी देख सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे अच्छे चैनल्स हैं जिसको कि आप फॉलो कर सकते हैं, या फिर अगर आप किसी कोचिंग क्लास को फॉलो करते हैं तो वो भी अच्छी बात है। लेकिन आपको जितने भी सॉल्व एग्जाम्पल हैं, जितने भी इन चैप्टर एक्सरसाइजेस हैं और जितने भी चैप्टर के बाद में फुल लेंथ एक्सरसाइज रहती है एनसीईआरटी की 9वीं 10वीं और 11वीं की, वो कंप्लीटली आपको एंड टू एंड सॉल्व कर लेनी है। 2-3 बार अगर आप उसको सॉल्व कर लेते हैं तो आपके फंडामेंटल्स बिल्कुल 100% क्लियर हो जाते हैं और फिर आप सवालों को बिल्कुल ही बेसिक के साथ विजुअलाइज करके अप्रोच कर सकते हैं। अगर आप केवल ट्रिक्स के ऊपर में फोकस कर रहे हैं तो फिर हो सकता है कि अभी के सवाल क्योंकि ज्यादा डिफिकल्ट हो गए हैं तो 2-3 ट्रिक्स मिला के आ जाएं और फिर आपके सारे ट्रिक्स धरे के धरे रह जाएंगे और फिर हर एक सवाल के लिए, हर एक कंडीशन के लिए एक नई ट्रिक याद करने से आपके दिमाग में और कंफ्यूजन हो जाता है। आप चीजों को अपने जीवन में जितना ज्यादा सिंपल रखेंगे उतनी ज्यादा आपके लिए आसानी होगी।
तो इन तीनों स्ट्रैटेजीज को हमने समझ लिया है। अब मैं आपको एक IIT जेई का सवाल सॉल्व करके दिखाऊंगी। केवल बिना किसी पेपर पेन का इस्तेमाल किए हम केवल समझेंगे कि उसको विजुअलाइज कैसे करना है और फॉर्मूलाज हमको कैसे याद होने चाहिए। तो जैसे IIT जेई में ये सवाल आया हुआ था, इसके अंदर में हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है। अगर आपने NCERT पढ़ी हुई है तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट कैसे निकालने हैं वो आपको पता होंगे। तो रूट का क्या फॉर्मूला होता है, -b प्लस माइनस √b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a। क्योंकि मैंने अपने टाइम पे NCERT 5-6 बार पूरी एंड टू एंड की हुई है, तो मुझे आज तक सारे फंडामेंटल फॉर्मूलाज बिल्कुल ही याद है। तो आपके दिमाग में इतना क्लियर होना चाहिए। ये बस एक बेसिक फॉर्मूला है जो कि आपको याद करना है यहाँ से। अब दिया गया है कि जो Z1 और Z2 हैं वो इसके रूट हैं, यानी कि हम Z1 Z2 को ऐसे लिख सकते हैं -b प्लस माइनस √b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a। और फिर हमारा फाइनल पूछा गया है कि मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ Z2 का स्क्वायर की वैल्यू हमारी फाइनल कितनी होगी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ Z हम कैसे लिखते हैं, √a² प्लस b²। ये अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर के चैप्टर को पढ़ेंगे NCERT से तो ये बिल्कुल ही बिगनिंग में आपको समझा दिया जाता है। इसके ऊपर थोड़ी बहुत बेसिक एक्सरसाइज भी होगी ताकि आपकी चीजें यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो जाएं। अब हम उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि Z1 Z2 अगर रूट है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। फिर वहां से Z1 Z2 की कुछ वैल्यू आएगी और फिर उसके मैग्नीट्यूड को निकाल के हमको बस जोड़ देना है, वो हमारा फाइनल आंसर है। अब क्योंकि हम इसको विजुअलाइज कर पा रहे हैं कि हमारे स्टेप्स कैसे कैसे बनेंगे, हमारे फॉर्मूलाज भी हमको याद है, तो अब इस क्वेश्चन को हम अप्रोच करेंगे और इसका सॉल्यूशन लेके आएंगे। यहाँ पे ध्यान रखना है कि आप 5 मिनट से ज्यादा किसी भी सवाल के ऊपर में ना दें। चाहे आपको बिल्कुल ही लगे कि अब बस अगले 30 सेकंड के अंदर में, 1 मिनट के अंदर में हो जाएगा, फिर भी आपको इस ट्रैप के अंदर में नहीं फंसना है। ऐसे आपके जो आसान सवाल हैं वो छूट जाएंगे। बाद में आप इस क्वेश्चन को मार्क कर दें, जब आपके पास बाद में समय बचे तो आप वापस से आके इसको अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन एक समय पे 5 मिनट से ज्यादा कभी भी किसी सवाल के ऊपर में आपको नहीं देना है। तो बस हमने यहाँ से Z1 Z2 को लिख दिया। अब इसके अंडर रूट में थोड़ा सा ट्रिकी बन रहा है, इसको हमको सिंप्लीफाई करने की यहाँ से कोशिश करनी है। तो हमारे दिमाग को हमेशा अलर्ट रखना है। बेसिक आप फंडामेंटल से यहाँ से इसको विजुअलाइज कर सकते हैं। और उसके बाद से हमारे Z1 Z2 निकल चुके हैं, इसके हम मैग्नीट्यूड को निकालेंगे और बस इसको जोड़ देंगे और ये हमारा जो फाइनल सॉल्यूशन है यहाँ से आ जाएगा। तो बस IIT जेई को, जिसको सबसे ज्यादा डिफिकल्ट मैथमेटिक्स के अंदर में सवाल माना जाता है, उसके सवालों को भी आप इतनी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम SSC CGL RBI ग्रेड B कैट की बात करें तो वहां पे डेफिनेटली इससे आसान ही सवाल आने वाले हैं, लेकिन बस आपको घबराना नहीं है और अपनी स्ट्रैटेजीज आपको क्लियर रखनी है। दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट। होप इट वाज हेल्पफुल। ऑल द बेस्ट।